प्यारे मुस्कुराते हुए अच्छे से सज्जन पुरुष हमारे सीएम साहब मनोहर जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मेरी प्यारी दुर्गा जी, आपको बहुत बहुत प्यार। आपकी मम्मी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और नीरज जी, आपको पीयूष जी, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। और आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा बहुत अच्छा एक सौभाग्य रहा है। मेरी ज़िंदगी इतनी प्यारी रही है। मैं हर रोज़ कई बार भगवान को धन्यवाद बोलता हूँ कि क्या ज़िंदगी दी है। ऐसा आर्टिस्ट की ज़िंदगी शायद किसी को नहीं मिली होगी। मुझे मतलब मैंने इतना अच्छा समय बिताया है, इतना कुछ मैंने एंजॉय किया है, इतना अच्छा मैंने भोगा है संगीत को, संगीत के लोगों को, कलाकारों को। जब मैंने सारेगामा शुरू किया था 1995, उसके पहले से दुर्गा जी के रोज़मर्रा दाशरी में मेरी उनसे पहली बार भेंट हुई थी। और इतने सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को। इस परिवार का मुझे इतना मिला है, सानिध्य मिला है, आशीर्वाद मिला है। और संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी के बारे में क्या कहूँ। मैं कहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो एक कला की सेवा करते हैं और बहुत नाम कमाते हैं, लेकिन ये कुछ इनमें भगवानियत थी, इनमें कुछ ईश्वरीय बात थी। जब मैं उनको पहली बार मिला था तब से ही और अंत तक। कल हम जब रात को बैठ के बात करें तो मैं दुर्गा जी से ये कह रहा था कि इंसान, वी वर टॉकिंग अबाउट सम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पीपल कि लोग क्यों कभी कभी कोई दुखी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, या कोई आत्महत्या कर देता है। हम ऐसी बातें करते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ऐसा करते हैं। मैंने सोचा कि नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो होता है, पर उसके पहले सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। पहले लगता है कि हम बड़े महान हैं, अब हम आ गए हैं, अब हम सबको ठीक करेंगे, दुनिया को संगीत सिखाएंगे, अब हम फिल्में बनाना सिखाएंगे, अब हम बड़े महान पॉलिटिशियन हो गए हैं, अब हम दुनिया को चलना सिखाएंगे। तो ये पहले घमंड आता है। फिर जब टाइम खराब होता है, सबका टाइम आता है, सबका टाइम जाता है, फिर जब टाइम खत्म होता है तो फिर इंसान सोचते कि ये लोग जो मेरे साथ में थे ये तो सब मुझसे टाइम से बात नहीं करे, अब तो मेरे आसपास नहीं घूम रहे जैसे घूम रहे हैं। तो वो फिर उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, फिर दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है इसकी। हमारे पंडित जसराज जी जो मैं कल जिक्र कर रहा था, मैंने उनको कभी कोई और फेज में, जोन में देखा ही नहीं ना। वो उनकी द कॉम्प्लेक्स नाम का शब्द ही उनसे बहुत दूर था, चाहे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, चाहे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो एक एक लेवल हेडेड, प्यार से भरे हुए, उनकी शक्ल में अगर आप उनकी सूरत देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये आदमी के अंदर प्यार ही छलक रहा है, आडंबर नहीं। कोई ऐसा नहीं कि कुछ दिमाग में कुछ चतुराई चल रही है, बस काम जो है वो किया जा रहा है, कोई करवा रहा है और इसका सम्मान है। तो जसराज जी वो तो हम थे तो कभी कह नहीं सकते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस वजह से हम यहाँ पर हैं आज, दुर्गा जी जो, मैं इनके बारे में बताऊँ दुर्गा जी के बारे में आपको, क्योंकि मैं हालांकि पहली बार इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं इतना बोलता नहीं हूँ अमूमन, लेकिन मैं जिस लक्ष्य से यहाँ पर आया हूँ उसके बारे में कहना मेरा कर्तव्य है। हम जिस भी यहाँ पर आए हैं संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी कल्चरल फाउंडेशन के लिए, वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो जीते जी तो अपना पूरा काम, अपना फर्ज, अपनी ड्यूटीज निभा के जाते हैं। उनके जाने के बाद में एक नया काम शुरू होता है। तो अब उनके जाने के बाद एक नया काम शुरू हो रहा है यहाँ पे, जिसके लिए दुर्गा जी ऑलरेडी बता चुकी हैं, और वही ज़्यादा इसके विस्तार में बताएं तो बेहतर है। मैं तो हमेशा बड़ा गर्वान्वित होता हूँ कि जो मेरी कहीं भी इंटरव्यू आता है, मेरे बारे में कोई लेख आता है, कुछ लेख आता है, तो कहते हैं कि बॉर्न इन फरीदाबाद हरियाणा, क्योंकि मेरा बचपन बहुत सारा समय फरीदाबाद में बीता है। बड़ी दुख की बात है कि बाद में हम लोग तो मुंबई और दिल्ली, मुंबई दिल्ली कर रहे थे, और फिर मेरे ग्रैंडफादर अकेले हो गए, तो फिर फरीदाबाद का घर उनको देना पड़ा। लेकिन मैं आज भी कभी कभी छुप के जाता हूँ मेरे भाइयों के साथ में, और हम लोग जाके जहाँ मैं पैदा हुआ था वहाँ झाँकते हैं। वो पूरा कवर अप हो गया एरिया, अब शायद हट भी गया है थोड़ा सा, पर वो जगह हमारे लिए लगता है कि हमको भगवान ने यहाँ, भगवान की हम तो पूरी धरती में, पूरे इतने बड़े ग्रहों में तू फरीदाबाद में पैदा होगा। तो ये सोचा भगवान ने कि तुम हरियाणा में पैदा होगे, और ये हमारा सौभाग्य है। हरियाणा दुनिया में तो प्रसिद्ध है अपनी हिम्मत के लिए, अपने
शक्ति के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए। और मंत्री जी हमारे जो हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे सूरज ने बताया। और जब मैं मनोहरलाल जी को गुनगुनाते हुए देख रहा था, रतन भैया जब गा रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि यही कारण है कि ये इतने सभ्य हैं। वो संगीत कला का, जहाँ किसी इंसान कला की तरफ जिस इंसान का झुकाव हो, मैं नहीं कहता कि आपको व्यवसायिक रूप से सिंगर बनना है या कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बनना है, आपको वादक बनना है। आपको बस संगीत की तरफ झुकाव हो, आपको कुछ छुए, अरे क्या सुर लगा है, अरे कितना अच्छा लिखा है, अरे वाह वाह वाह, मुझे लग रहा है गाने में कुछ बात है, इतना ही आप समझ लें तो आपका एक बेंट ऑफ माइंड, आपके अंदर एक सौम्यता आ जाती है। और जितने भी, जैसे मैंने देखा बड़े बड़े क्रिकेटर्स, सचिन मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया हुआ है, वीरेंद्र सहवाग मुझे हमेशा जब भी मिलते हैं बताते हैं कि मैं आपका गाने सुनता हूँ जब मैं, तो मुझे क्रिकेटर्स या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका भी मन करता है कि कुछ अपने को रिलीव करने के लिए संगीत की तरफ उनका झुकाव होता है। तो हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब आप लोग तो, हरियाणा की जो मैं कहूँगा वो तो देश के रक्षक है। अगर हम जैसे शरीर में रेड ब्लड कॉर्पसूल्स WBC होते हैं, वैसे ही हमारे देश में अगर नॉर्थ इंडिया है, पंजाब कह लीजिए, हरियाणा कह लीजिए, तो हमारे देश के ऐसे सोल्जर्स हैं जिनकी वजह से हमारा देश बचा हुआ। तो ये तो दे आर द मतलब स्पेशल हमारे लिए जगह, हमारे लिए जगह है उनके लिए। अगर हरियाणा में कल्चर थोड़ा सा विकास और हो जाए, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, मुझे नाम मैं बोल रहा हूँ, लेकिन भारत का सबसे ज्यादा यूट्यूब में एक गाना है, वो यहाँ का है, वो हरियाणा का है गाना। मतलब कुछ 2.5 बिलियन हिट्स है या लाइक्स है, ऐसे कुछ है उसका, या व्यूज है उसके, तो वो गाना हरियाणा का है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हरियाणा ने कोई नाम नहीं कमाया संगीत में, हरियाणा बहुत कुछ है संगीत में, मैंने भी कितने गाने गा रखे हैं हरियाणा के गाने। लेकिन अगर इस चीज को और विस्तार से, ढंग से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज हम एकदम बहुत बेहतरीन भारत को देख रहे हैं। हमने मतलब मेरी भी उम्र 49 की हो चुकी है, मैं 50 का हो जाऊंगा, मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसा भारत देखा नहीं इतने समय में। बहुत ही कमाल का भारत है, सब लोग जग रहे हैं, सब लोग कुछ करना चाहते हैं। लोग हमारे पड़ोसी रो रहे बेचारे, उनके घर में ये सब नहीं, हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम तो सारे लोग मैं देख रहा हूँ सब बिजी हैं, सब काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खून में है। भारत सोने की चिड़िया जो कहलाता था, वो प्रूव करता है क्यों कहलाता था। हमको फिर से आज़ादी मिल गई, हम फिर से वापस उस तरफ ही जा रहे हैं। तो हमारे खून में है कि हम खुश रहते हैं, हम प्रगति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। ऐसे में अगर हरियाणा में हम लोग एक कल्चरली कुछ और एक दिशा निकालें और सब चीज़ परिपूर्ण रूप से करें, तो एज हरियाणवी मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दुर्गा जी, आपने कहा आप बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, अरे बाप रे, अगर बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद ऐसी होती है तो काश मेरी भी 5-6 बेटियां होती आपके जैसी। आई वुड लव टू हैव अ डॉटर, क्योंकि मैं देखता हूँ कितने प्यार, कितना चीज, और दिल से बोलती हैं, दिल से करती हैं काम। मैंने उनको बहुत पहले से देखा हुआ है, प्लस कर देती हैं म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए, म्यूजिशियंस के लिए करती रहती हैं। कभी अवार्ड शो कर देती हैं, हालांकि वहाँ पे कभी भी कुछ लोग तंग भी करते हैं इनको, उसके बावजूद भी बेचारी हताश नहीं होती है, फिर कुछ नया करती हैं। सो वी वेरी प्राउड ऑफ यू। और मुझे लगता है कि आप जब सिरमौर हैं इस चीज़ की, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। मुझे बहुत, हम आपके साथ में आए ही इसलिए वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बस यही कहूँगा, मुझे आपको पता है, मुझे इंडस्ट्री में काम करते, मुझे व्यावसायिक रूप से गाते हुए 45 ईयर्स हो गए। इट्स बीन 45 ईयर्स ऑफ सिंगिंग। और कितना अच्छा, मैंने मतलब 31 साल से ऊपर तो मुझे मुंबई में हो गया, और आपको जानते हुए मुझे 28 साल हो गई, मुझे 28-27 साल। सो बहुत अच्छी जर्नी रही है। इस जर्नी में मैं आप लोगों के का भी एक हिस्सा बन पाया हूँ, मुझे बहुत खुशी है। जब भी हरियाणा को, जब भी मनोहरलाल जी को, जब भी दुर्गा जी, आपको जब भी मेरी किसी भी रूप से आवश्यकता होगी, एक पैर पे गुलाटी मारते मारते आऊँगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही प्रसिद्ध गायक, पद्मश्री से अलंकित, और जिनको एक नया नाम हमारे संजय शर्मा जी ने हमको सुझाया है, सुरदर्शन। और मेरे, अभी ये शब्द ऐसा बोल रहा हूं, आपको आश्चर्यचकित होंगे आप, मेरे बड़े भाई सोनू निगम जी, आदरणीय श्रीमती मधुरा पंडित जसराज जी, बहन दुर्गा जसराज जी, मंच पर विराजमान हमारे राज्यसभा के सांसद भाई कार्तिकेय शर्मा जी, श्री नीरज जेतली जी, डॉक्टर पीयूष कुमार जी, उपस्थित सभी संगीतकार और कलाकार बंधुओं, विशेष तौर पर मैं नाम लेना चाहूंगा पंडित रतन मोहन शर्मा जी और हमारे श्री लोकेश आनंद जी, शहनाई वादक, उपस्थित सभी संगीत प्रेमी भाइयों बहनों, उपस्थित पत्रकार छायाकार बंधुओं। अब मैं उस बात को उल्लेखित करता हूं कि मैंने क्यों बड़ा भाई कहा है। ये मेरे से 7 साल बड़े हैं। जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ उसी स्थान पर मेरा जन्म हुआ। फरीदाबाद में इन्होंने शारीरिक रूप से जन्म लिया 1973 में, और मैंने 1980 में सामाजिक तौर पर जन्म लिया। मेरी आयु उस समय 26 वर्ष थी जब मैंने अपना पारिवारिक व्यवस्था छोड़कर और 1 जुलाई 1980 को पूर्ण रूप से सामाजिक काम करने के लिए फरीदाबाद से शुरुआत की। हुए ना मेरे बड़े भाई? और जहां तक आदरणीय श्रीमती मधुरा पंडित जसराज जी, इनकी बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध एक मान्यता है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक योग्य महिला का हाथ होता है। पंडित जसराज जी का अगर नाम देश और दुनिया में आगे बढ़ा है, ये ठीक है कि वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिनकी 4 पीढ़ियां संगीत में एक प्रकार से तज्ञता को लेकर के और देश और दुनिया में अपना एक नाम कर रहे थे। ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी एक ऐसी किसी को संगिनी मिल जाए जो उस काम में सहयोग, निश्चित रूप से सहयोग किया ही होगा इन्होंने, इनके सहयोग के बिना शायद वो इस ख्याति को नहीं प्राप्त कर पाते। तो ऐसा मैं इस मां मधुरा जी को प्रणाम करता हूं। बहन दुर्गा जसराज जी के बारे में तो बहुत हमारे सोनू निगम जी ने बताया ही है। पहली बार जब मुझे मिली थी, शायद फरीदाबाद में मिलना हुआ, नहीं गुड़गांव में, दिल्ली में गुड़गांव में, हाँ। तो उस समय तक इतना ही पता था कि पंडित जसराज जी बहुत बड़े एक संगीतज्ञ हुए हैं, हरियाणा से ही संबंध रखते हैं, पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद जिले में है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी के उनके याद में एक फाउंडेशन जो बनाई है, उस फाउंडेशन का, कल्चरल फाउंडेशन का जो उन्होंने स्थापना करवाई इस समय, और संयोग से आज का ही दिन
उस कल्चरल फाउंडेशन का प्रथम स्थापना दिवस भी है। एक साल हो गया। आज पंडित जसराज जी का 93वीं जयंती भी है। तो एक अच्छे अवसर के ऊपर और इस काम को शुरू किया गया है, और मैं समझता हूं कि पंडित जसराज जी के बताए हुए मार्ग पर, उनके उस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से बहन दुर्गा जसराज जी उस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार बाकी सब सहयोगी हैं, चाहे नीरज जेटली जी हैं, चाहे पीयूष कुमार जी हैं, सब मिलकर के जो दायित्व जिसका भी है, उस दायित्व के हिसाब से सब लोग उसमें जरूर आगे बढ़ने के लिए और काम करेंगे। पंडित जसराज जी के बारे में या अन्य जो हमारे दोनों वक्ताओं ने या हमारे जो स्टेज सेक्रेटरी शर्मा जी, सब लोगों ने मिलकर के बहुत से विषय आपके सामने बताए हैं। अब जिस प्रकार का शब्द समुच्चय और वाक्य रचना हमारे संगीत के तज्ञ लोग कर सकते हैं, हम राजनीतिक लोगों को तो उतना इस प्रकार का अभ्यास नहीं होता, फिर भी अपनी भावनाओं को तो जाकर व्यक्त हम कर ही सकते हैं। देखिए, संगीत एक ऐसी चीज है जिससे एक बहुत बड़ा अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो संगीत शब्द ही, जिन्होंने भी ये शब्द दिया होगा, जो हमारे व्याकरणाचार्य हैं या हमारे शब्द समुच्चय का निर्माण करने वाले हैं, उसने ही इतना आकर्षण है संगीत। अगर इसका सह हटा दिया जाए तो भी एक अर्थ बन जाता है, क्या? गीत। और इसके पीछे का तय हटा दिया जाए तो संगीत। वो भी एक, हम आपस में मिलकर के एक दूसरे के संग के साथ चलते हैं, हमारा सामूहिक जीवन ये उसमें से निकलता है। और अगर उससे बीच का शब्द हटा दिया जाए तो संत, तो संत बन जाता है। तो हम संगीत के भी उपासक हैं, हम गीत के भी गायक, उसका आनंद लेने वाले हैं। हम संगीत रह करके अपने आदर्श जीवन को भी साथ लेके चल सकते हैं और एक संत के आदर्शों पर चल करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। कितनी बड़ी ताकत इस संगीत शब्द में है। और संगीत की रचना करना, जो संगीतज्ञ होते हैं उनका भी कठिन काम होता है, लेकिन उससे भी कठिन काम ये जो संगीत को वाद्य का, स्वर का वो देने वाले जो रचनाकार होते हैं, जैसे भी ये बांसुरी के ऊपर हमारे, शहनाई के ऊपर हमारे लोकेश जी ने जो एक स्वर बांधा, ये बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि उसके लिए कितना अपने आप को तन्मयता, कितना सामंजस्य, शरीर, बुद्धि, मन, आवाज, कान, सबको अलर्ट रखना पड़ता है। और ये अलर्टनेस कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रख सकता। तो संगीत के स्वरों पर फिर जो गायक होता है, उस गायक को अपना स्वर मिलाना पड़ता है। कहीं दोनों का तारतम्य टूट जाए तो क्या बनेगा? आनंद खत्म हो जाएगा। और फिर जब ये मिलकर के सब करते हैं, इसके लिए भी मन का एक विशेष एक स्तर लाना पड़ता है, उसको अपने लेवल में लाना पड़ता है। और मैं तो कई बार कहता हूं ये एक नशा होता है, सामान्य बात नहीं है। जब तक आप इसमें इतने नशे के रूप में इसको ग्रहण न करें, तब तक इसके ऊपर आप चल नहीं सकते। चाहे वो संगीत का स्वयं तज्ञ हो या फिर संगीत सुनने वाला भी जब तक उसमें आनंद नहीं लेता है, तब तो थोड़ी देर सुनेगा, उसके बाद वो भी ऊब जाएगा। उसको भी आनंद लेना पड़ता है। सुनने वाला हो, सुनाने वाला हो, गाने वाला हो, बजाने वाला हो, सबको एक विशेष अपनी स्थिति लेकर के जब तक मन के नहीं आते तब तक आनंद नहीं आ सकता। जहां नशा है वहां ये सागर है। जैसे सागर में व्यक्ति डुबकी लगा करके जो आनंद लेता है, वो आनंद उसको आता है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस कला, ये संगीत, ये सारी चीजें
ठीक कहा सोनू जी ने कि हरियाणा में तो ये समाज के अंदर बहुत ज्यादा गहराई तक पैठ किए हुए है। हमारा अनपढ़ व्यक्ति भी सुरीली आवाज में खूब गा करके लोगों को आकर्षित करके और ठीक दिशा और ठीक एक रास्ता देने में बहुत काम आता रहा है। तो बहुत पढ़े लिखे लोग इस विद्या में आगे बढ़ते ऐसा नहीं है। स्वर तो बचपन से भी सीख जाते हैं बच्चे। आजकल तो हम देखते हैं टीवी में कितने कार्यक्रम होते हैं, छोटे छोटे कलाकार कितना अच्छा गायन करते हैं। कई कार्यक्रम उनके बन चुके हैं और लोगों को बड़ा सुनने में आनंद भी आता है। हमारे यहाँ तो गांव में खेत में यानी किसान खेत में जब काम करता है, शाम के समय अपनी थकावट उतारने के लिए वहीं 10-20 किसान इकट्ठे होते थे, मजदूर इकट्ठे होते थे और शाम को रागनियां उन्हीं में से बोलने वाले निकलते थे। हमारे परंपरागत तौर पर कितने ही सामूहिक गान, बड़े बड़े सभाएं करके, उलादल का किस्सा, सांग, तो कैसे कैसे मंच होते थे लोगों के मनोरंजन के लिए। उस समय ना टीवी था, ना रेडियो था, ना टेलीफोन था, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई सोशल मीडिया था, कुछ नहीं था। केवल सांघिक रूप से बैठना और किसी की भी विधा का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सरल बनाना। और जो इस सागर में डूब गया, जिसने ये नशा कर लिया, उसने केवल अपना व्यक्तिगत जीवन ही ठीक किया ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत जीवन की जो बुराइयां वो तो समाप्त होती ही होती है, क्योंकि विचार का स्तर एक ऊंचा उठ जाता है। उसके पीछे जो भावना होती है, भावना मन में काम करती है कि जो मैं बोल रहा हूं अपने जीवन में भी उतरा है कि नहीं उतरा है। तो जीवन स्वच्छ बनता है। न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि सामाजिक जीवन की कुरीतियां, उनको भी दूर करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। आखिर सरकारें बनती हैं लोकतंत्र में 5 साल के लिए। अब सरकारें लोग अपने इस लोकतंत्र में क्यों चुनती हैं? इसलिए कि हमारे समाज की हर छोटी बड़ी बात की चिंता, जो हमारी तकलीफें हैं, उसको सरकार दूर करने में सहयोग करेगी। लेकिन अभी हमारा लोकतंत्र या हमारी जनता का जो सोच है उतना परिपक्व अभी हुआ नहीं है कि हर प्रकार की बात जो सरकार करे उसके ऊपर हमें चलना है। वो तो इतना ही मानते हैं सरकार 5 साल के कोई विकास करेगी, सड़कें बनाएगी, हमारे स्कूल बनाएगी, हमारे कॉलेज बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, हमारे रेलवे लाइन बिछाएगी, हमारी और जितनी भी भौतिक प्रकार की जितनी निर्माण काम है उसका विकास करेगी। यही सरकार का काम मान बैठते हैं। लेकिन वास्तव में कोई भी सरकार हो, उनको दूसरे रास्ते पर भी जरूर देखना चाहिए कि हमारे समाज का लेवल क्या है, सोशल थिंकिंग क्या है। उस सोशल थिंकिंग को कैसे हम ठीक करें, ये सरकारों का काम निश्चित रूप से है। लेकिन लोग समझते हैं ये तो शायद इनका काम नहीं है। अब मोदी जी ने एक आह्वान दिया हमको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये वोटों के लिए दिया था? इससे तो वोट मिले ना मिले कोई खास बात नहीं। जो बेटियां आज बचेंगी उनका वोट तो बनेगा 18 साल के बाद, तो ये सोच के तो नहीं दिया। एक सोशल एक कुरीति है, प्रॉब्लम है। भविष्य में हमको अपने समाज को किस प्रकार का बनाना है, आने वाले भविष्य की जनता स्टेट्समैन करता है। पॉलिटिशियन केवल 5 साल के लिए सोचे, वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचे। हमारा देश दुनिया में कहां जाएगा, इसको एक प्रतिष्ठा दुनिया में भी खड़ी करनी है अपनी। कोई समय था जब हमने अपने इतिहास में पढ़ा है कि भारत विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन आज दुनिया के बहुत देश आगे बढ़ गए हैं, हमारे कई विषयों में उनको नीचा देखना पड़ता है। लेकिन उस ओर बढ़ने के लिए भी कुछ ऐसे लोगों की सोच बनी है कि जो अपने देश को, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, दुनिया में फिर से विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेंगे। तो ऐसे कामों के लिए पिछले कुछ वर्षों से दिशा बदली है, और इस दिशा बदलने में हम हर उस व्यक्ति का और संस्था का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं जो समाज के अवगुणों को दूर करके गुणों से भरपूर करके उनको आगे बढ़ने की दिशा लगाए। इन सब संस्थाओं को कुछ प्रयत्न अपने तौर पर भी सरकारें करती हैं,
अब जैसे विचार आया, अभी बताया जा रहा था कि गीता जयंती, भगवान कृष्ण ने गीता के युद्ध के मैदान में, कोई उदाहरण नहीं मिलता दुनिया में कहीं भी, किसी युद्ध के मैदान में युद्ध को रोक करके, बल्कि रोक करके नहीं, युद्ध को शुरू करने के लिए युद्ध करना ही चाहिए। भगवान कृष्ण गीता का सार इस नाते से बताते हैं और कहते हैं परिणाम के लिए इस युद्ध का होना जरूरी है। 18 दिन तक, पहले 10 दिन तो अर्जुन तैयार नहीं हुए युद्ध के लिए, और आखिर में आजकल एक कहावत है कि स्टिक एंड कैरेट। तो पहले तो जैसे होता है ना, कैरेट थोड़ा सा समझाना बुझाना, थोड़ा इनाम का लालच देना, भैया अच्छा ये काम कर लो कुछ मिलेगा ये वो, और जब ना कोई माने तो फिर कैरेट का मतलब क्या दिखाना पड़ता। तो भगवान कृष्ण ने अपना एक स्वरूप दिखाया, कौन सा? विराट स्वरूप 10वें दिन। और इस विराट स्वरूप में अर्जुन को बता दिया, सत्य का ज्ञान करा दिया कि तुम करो ना करो ये तो होना ही है, और ये देख लो कैसे कैसे होगा। सब विराट स्वरूप दिखा करके, और तब अर्जुन तैयार हो कि जब होना ही है तो फिर मेरा ना कहने का अर्थ क्या है। इसमें से गीता का संदेश निकला कि जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा, जो होगा सो ठीक होगा। लेकिन प्रयत्न जरूर करना है, प्रयत्न किए बिना नहीं होगा। कर्म योग इससे अगर छूट गए तो फिर ये बात सत्य सिद्ध नहीं होती। और कर्म करने के लिए भी कोई फल की चिंता नहीं करनी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करो अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, आनंद करने के लिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कोई लक्ष्य तो निर्धारित करना चाहिए। अगर जीवन का लक्ष्य नहीं है सामने, अंधेरे में तीर चलाने से तो उस व्यक्ति को ज्ञानी तो नहीं कह सकते। कर रहा है सामाजिक जीवन जैसे चल रहा है, दुनिया चल रही, हम भी चल रहे हैं, तो इतने मात्र से देश और समाज का भला नहीं होगा। मैं वापस उस बात पर आता हूं कि ये जो हमारी संगीत और कला, इसको बढ़ाने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम शुरू करवाया है। एक दिशा ठीक मिले देश को, देश के लोगों को वो पुराने हमारे उस समय का, भगवान कृष्ण के उस समय का याद कराया जाए कि जो बात जीवन का सार गीता उस समय भी आवश्यक थी, आज भी संदेश वैसे ही उपयोगी है। और न केवल अपने देश में, दुनिया को भी संदेश देना होगा। आज बदल आया है, दुनिया में बहुत देश हैं जो हमारी बात को बिल्कुल कान भी नहीं देते थे, आज वो सुनते हैं, आज वो मांग करते हैं। बहुत से व्यंग चलने लग गए हैं। एक देश के लोगों ने कहा 3 दिन के लिए मोदी जी को हमको दे दो। पाकिस्तान में नारे लगे हमें एक मोदी चाहिए। अब मोदी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक उस विचार का नाम है जिस विचार को आगे बढ़ाने के लिए बड़े से बड़ा उद्यम उन्होंने किया, और उस पर हमको सबको चलना होगा। तो ऐसे इस काम को करने के लिए हमने भी तरह तरह के जो अपने प्रयत्न शुरू किए हैं, उन प्रयत्नों में जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी की जो हरियाणवी संस्कृति और संगीत, अभिनय, कला, सांग, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो हमारी सुकमा यूनिवर्सिटी है, उसका नाम ही पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी रख दिया है। मैं बधाई देता हूं उन बंधुओं को जिन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से वो फिल्म बनाई है, जो फिल्म सब और प्रसारित हो रही है और अच्छा उसका एक प्रसार हो रहा है। हमने एक कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर ये स्थापित किया है। हरियाणा कला परिषद इसका गठन किया है ताकि हम उन लोक कलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दे सकें। क्योंकि ये मेरा मानना है कि कोई एक व्यक्ति या एक संगठन समाज में उतना बड़ा व्याप नहीं खड़ा कर सकता जितनी आज आवश्यकता है। तो हमको मल्टीपल तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ाना होगा। तो इस नाते से मेरी अपेक्षा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन से भी यही है, देश में क्या करें, दुनिया में क्या करें, क्योंकि दुनिया में भी ऐसा नहीं कि आवश्यकता नहीं है, सब जगह आवश्यकता है। इवन पंडित जसराज जी ने भी जो उनके जीवन में उल्लेखनीय बात जो आती है कि उन्होंने एक बहुत अनूठी उपलब्धि जो की 8 जनवरी 2012 को उन्होंने अंटार्कटिका, जो दक्षिण ध्रुव है एकदम,
बर्फीला ध्रुव, वहां पर जाकर सी सिफरेट नामक क्रूज पर अपनी प्रस्तुति दी थी। एकदम इधर सो दुनिया में भी जाकर के उन्होंने अपना संगीत को फैलाने की बात कही। तो दुनिया में आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से हमको जरूर शुरू करना है। तो मेरी अपेक्षा यह है कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन हरियाणा में भी काम करे, और जितने काम ये करेंगे उसमें सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो सहयोग सहायता होगी वो हम जरूर करें। इसके लिए मुझे कहा नहीं है किसी ने, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया है कि इस फाउंडेशन को काम करने के लिए हरियाणा में जो कार्यक्रम आप करेंगे उनको आगे बढ़ाइए। इनको बढ़ाने के लिए अब पता नहीं आपको आवश्यकता है नहीं है, इस कल्चरल फाउंडेशन का कितना बड़ा सिस्टम मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक सांकेतिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अपने सहयोग के नाते से 21 लाख रुपए का अनाउंसमेंट करता हूं उस फाउंडेशन में। और जहां तक पंडित जसराज जी के जन्म स्थान का विषय, क्योंकि उस जन्म स्थान को भी याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो पीली बंदोरी गांव में भी बहुत से कामों की आवश्यकता है, ऐसा मैंने पता कराया है, बात भी हुई है। तो उसके अंदर विषय यह है कि वहां पर एक गांव की तरफ 2 प्रवेश द्वार हैं, तो उन 2 प्रवेश द्वारों को पंडित जसराज जी के नाम से वो प्रवेश द्वार बनवाए जाएंगे, ताकि उस गांव में जाने आने वालों को पता लगे कि अपने जसराज जी की ये जो स्थान है इस प्रकार से। और वहां एक पुस्तकालय जिसमें पंडित जसराज जी की सारी विधा के बारे में, चाहे संगीत है चाहे और भी कोई विषय उनकी जीवनी है, उस सारे को दिखाते हुए, और न केवल पंडित जसराज जी बल्कि उस विषय को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और भी जो लोगों के ऐसे साहित्य हैं या उससे संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या वो कुछ शिक्षा का केंद्र चलाना है, तो उसके लिए भी एक भवन का वहां निर्माण कराया जाएगा, और वर्तमान में पुस्तकालय का वहां निर्माण होगा। आगे उसका विस्तार जैसे करना है करेंगे। वहां के गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, तो इसके लिए भी वहां तय किया है कि 2 नर्सरीज, अभी हमने नर्सरीज लगभग 500 शुरू की हैं, तो ऐसी 2 नर्सरीज खेलों के लिए, एक लड़कों के एक लड़कियों के लिए, वॉलीबॉल की नर्सरी, क्योंकि वहां के बच्चे वॉलीबॉल में शौक रखते हैं, ऐसा जानकारी मिली है, इसलिए 2 नर्सरीज उनकी शुरू की जाएगी। एक वहां टीचर होता है, बाकी बच्चों को भी कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, जैसा एक सिस्टम उसका हमारा है। वहां का जो उस गांव में जो होकर के आया, मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन एक तालाब है, वो जो गंदा तालाब है, ओवरफ्लो है, उस तालाब को ठीक करने के लिए हमारे एक वाटर पॉन्ड अथॉरिटी बनी हुई, हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी। तो उस हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी के जिम्मे हम लगाएंगे उस तालाब की एक प्रकार से साफ करना, उसके रेनोवेशन करके वहां छोटा पार्क बनाना, वहां उसके ऊपर कुछ सौंदर्यीकरण करना, ये सब भी किया जाएगा। और एक विषय है कि जो राजधानी के नजदीक कहीं ना कहीं ऐसा कोई जगह तो हो जहां व्यक्ति जाए तो उनको पंडित जसराज जी की स्मृति होकर के आए। तो हमने पिछले दिनों में पंचकुला में एक ऑक्सीवन इसकी घोषणा की थी, शायद वो 60-65 एकड़ में है। करनाल अलग है, एक पंचकुला में भी है, करनाल और दूसरा नाम हमने दिया है। तो यहाँ पंचकुला में ऑक्सीवन जो है, उस ऑक्सीवन का नाम पंडित जसराज जी ऑक्सीवन ये रखा जाएगा, क्योंकि जितना जंगल घना होगा जितना ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, उसका नाम ऑक्सीवन ही रख दिया हमने, क्योंकि ये कोविड के दिनों में जो एक दुष्प्रभाव हुआ था सारी चीजों का, इसलिए जगह जगह हमने ऑक्सीवन बनाए हैं। तो ये ऑक्सीवन का नाम भी रखा जाएगा। तो मैं तो अंत में यही कहूंगा कि समाज में बहुत सी गिरावट है, अच्छी दिशा में चलना है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना सारा बिगड़ा हुआ मामला कैसे ठीक होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, परंतु दीप जलाना कहां मना है, परंतु दीप जलाना कहां मना है। चलो जलाएं दीप वहां, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। धन्यवाद।